हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, उसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, पॉइंट्स डिस्कस किए थे। हमारा चैप्टर था राष्ट्रीय आंदोलन, वैचारिक चर्चा और इसकी राजनीतिक धरोहर। होप सो आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे और हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस इसमें किया था। तो आगे चलते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स कौन से हैं, और अगर ना समझ आए हों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी तथा उग्रवादी विचारधारा। तो यानी अब हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में ये जो उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा थी, इनकी क्या क्या उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन रहा होगा और विचारधारा किस तरीके से मतलब इनकी थी इसमें। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो हम उदारवाद डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें हम उदारवाद की, तो अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस एक क्या थी, उदारवादी संगठन थी, यानी 1885 में, और उस टाइम तक मतलब बता रहे कि इसका जो है 1885 में ये आई थी। ओके, और एक उदारवादी ये संगठन मानी जाती थी। तो इसमें एक तरीके से कोई भी मतलब कांग्रेस जो थी उदारवादी थी, तो कोई इसमें क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हुए। तो इसका रीज़न क्या था, मेन इसका कारण ये था कि इस काल में जो कांग्रेस था वो पूर्णतः उदारवादी यानी पूरे तरीके से वो उदारवादी नेताओं के प्रभाव में थी। तो जब वो उदारवादी नेताओं के प्रभाव में थी तो कहीं ना कहीं मतलब उनके प्रभाव में होने की वजह से ऐसे कोई क्रांतिकारी आंदोलन उस टाइम पे नहीं हुए थे। तो अब देखा जाए तो उदारवादी नेताओं में कौन कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और बहुत सारे आप नाम इसमें देख सकते हैं। तो ये सब इसमें क्या थे, सम्मिलित थे। तो इनको यानी इन सबको, ये जो उदारवादी नेता, इनको जो है ब्रिटिश सरकार की जन्मजात न्यायप्रियता यानी ये स्टार्टिंग से ही जो ब्रिटिश सरकार थी उसके लिए न्यायप्रिय रहे थे। तो उस पर ये क्या रखते थे, पूर्णतः इनको यानी पूरे तरीके से इनको उसमें विश्वास था। किसकी सरकार पे, ब्रिटिश सरकार पे। ठीक है, तो उनका उद्देश्य क्या था कि स्वराज की प्राप्ति करना नहीं था कि भाई हाँ स्वराज को ले आए और स्वराज की प्राप्ति करना था। ठीक है, ये नहीं था। इनमें जो था देश में जो है धीरे धीरे करके क्या लाना चाहते थे, ये सुधार लाना चाहते थे। ठीक है, तो इनको लिबरल व मॉडरेट भी इनको क्या कहा गया, लिबरल व मॉडरेट भी कहा गया, क्योंकि उनके विचार और ब्रिटेन के जो लिबरलों के विचार थे ना वो एक जैसे, मतलब इन दोनों में कहीं ना कहीं, इन दोनों की विचारधारा में कहीं ना कहीं क्या थी, ब्रिटेन की और यहाँ की अगर हम बात करें ये क्या कहते हैं, ये जितने भी नेता थे उनके विचारों में कहीं ना कहीं क्या थी, समानता थी। तो उन्हें नरम अर्थात मॉडरेट भी कहा जाता था, यानी वो नरम तरीके से थे, यानी जो उदारवादी विचारधारा थी वो नरम तरीके से, वो उग्र रूप से काम नहीं करती थी। ठीक है, वो नरम तरीके से थे। ठीक है, क्योंकि वो हिंसा, प्रलयकारी जो सामाजिक परिवर्तन थे उससे घृणा करते थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि, मतलब उनकी एक विचारधारा थी कि किस तरीके की कोई हिंसा ना हो, या जो भी सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं वो आराम से, जो भी काम होंगे वो आराम से होंगे। तो वो इन चीज़ों से वो घृणा करते थे। ठीक है, तो वह सभी प्रकार के जो उग्रवाद था, ओके, जो सभी प्रकार का क्या था, उग्रवाद था, उससे वो क्या करते थे, घृणा करते थे। तो उन्हें क्या था, संवैधानिक तरीकों में विश्वास था, यानी वो संवैधानिक तरीके से सोचते थे कि काम हो, उस पर उनको क्या था, पूर्णतः विश्वास था। अब सन 1905 में क्या हुआ कि कांग्रेस संगठन पर इन्हीं का नियंत्रण था, यानी 1905 मतलब इनमें क्या था, कांग्रेस संगठन में पूरी तरीके से क्या था, इनका नियंत्रण था। तो कांग्रेस का जो आरंभिक काल था उसको उदारवाद का आरोहण काल भी कहा जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कि उदारवाद को, कहीं ना कहीं उदारवाद का ही प्रभाव जो था वो कांग्रेस के अंदर था, तो इस वजह से उन्होंने इतने क्रांतिकारी तरीके से काम किया भी नहीं। ओके, तो अब ये तो इसका क्या था, इंट्रो था, मतलब क्या होता है उदारवाद, इनकी विचारधारा क्या थी। अब उदारवादियों के सिद्धांत तथा साधन, यानी अब ये किस तरीके से, इनके मेथड्स क्या थे, प्रिंसिपल्स क्या थे। ठीक है, मॉडरेट्स के यानी उदारवादियों के। तो पहला अगर हम बात करें तो इसके जो मुख्य सिद्धांत थे, है ना, मेन इंपॉर्टेंट जो थे वो थे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी, यानी भारत में जो ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे। तो उदारवादी भारत में जो ब्रिटिश सरकार था उनको क्या मानते थे, ये वरदान मानते थे कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा मतलब ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनका विचार था कि भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन के प्रति हमें वफादार रहना चाहिए, ये इनका कहना था। तो
1895 में कांग्रेस के जब एक पुनः अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता में जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, उन्होंने कुछ बातें कही थी कि भाई हमें ब्रिटिश शासन के प्रगतिशील स्वभाव में ही विश्वास है, यानी जो भी वो काम कर रहे हैं प्रगतिशील, उसमें उनको पूरा क्या था, विश्वास था। तो हमें एक दूसरे में विश्वास तथा ब्रिटिश संबंधों में मतलब भक्ति एक तरीके से रखनी चाहिए, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें हमें भक्ति रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपना उद्देश्य जो है कम से कम समय में यानी कम टाइम में हम अपने उद्देश्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनका कहना था। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है संवैधानिक विधियों में विश्वास। तो कहीं ना कहीं ये उदारवादी जो है, जो भी ये संवैधानिक तरीके से काम चलता था, तो उसमें जैसे कि प्रार्थना पत्र या जो भी उस टाइम पे विचार रखे जाते थे, सरकार मतलब कि सरकार तक पहुंचाने में विश्वास भी ये रखते थे कि भाई अपनी कोई प्रार्थना पत्र या कुछ भी बातें रखे तो ये सरकार तक उस बात को पहुंचाई जाएगी। तो ये इसमें पूरे तरीके से क्या करते थे, विश्वास भी रखते थे। ओके, थर्ड है धीरे धीरे सुधारों में विश्वास, यानी अभी जैसे हमने पढ़ा ही था कि भाई सुधारों की ये ज़्यादा बात करते थे कि जो भी काम है स्वराज की प्राप्ति नहीं, सुधारों में जो है धीरे धीरे करके क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो उदारवादी भारत की स्थिति मतलब जो है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन, मतलब बहुत काम क्या है धीरे धीरे तरीके से हो, उसमें परिवर्तन लाए जाएं, उसके पक्ष में ये थे। तथा वह कोई भी क्रांतिकारी परिवर्तन, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारी तरीके से काम हो, ठीक है, तो वो क्रांतिकारी प्रभाव नहीं परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो धीरे धीरे क्या लाना चाहते थे, सुधार लाना चाहते थे देश के अंदर। फोर्थ है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास, है ना, ये पूरे तरीके से इनका मतलब क्या था, इनका फेथ था इनमें, ब्रिटिश जो है ब्रिटिशर्स में, कि भाई उनमें पूरे तरीके से ये विश्वास रखते थे। तो उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता तथा उनकी ईमानदारी पर ये क्या रखते थे, विश्वास, ठीक है। और उनको यह विश्वास भी था कि यदि अंग्रेजों को विश्वास हो जाए कि भाई अब ये मतलब कि किसी भी तरीके से उसमें हर तरीके से उनकी जो भी वो काम करते थे या उनकी न्यायप्रियता ईमानदारी में हर तरीके से ये विश्वास रखते थे, ठीक है। उसके बाद ये तो बात हो गई इनकी कुछ सिद्धांतों की। अब इनके द्वारा उदारवादियों द्वारा अपनाई गई विधियाँ यानी मेथड्स क्या थे, किन किन चीज़ों में इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो प्रस्ताव पास करके, यानी जो रेजोल्यूशंस होते थे, ठीक है, प्रस्ताव, उन पर ये विश्वास रखते थे। तो उदारवादी नेता जो है कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पास करके, कांग्रेस का अगर अधिवेशन होता तो उसमें प्रस्ताव पास करके सरकार का ध्यान, यानी जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका ध्यान क्या अपनी मांगों की तरफ ये खींचते थे, किसके जरिए, रेजोल्यूशन, ठीक है। सेकंड, सभाएं जैसे मीटिंग्स वगैरह, उदारवादी अधिकतम सभाएं करके सरकार तथा लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने में क्या करते थे, प्रयत्न करते थे, ठीक है। सभाएं करके, ताकि सरकार और लोग जो हैं वहाँ तक उनके विचार मतलब जो ये बातें रख रहे हैं अपनी, तो लोगों तक भी पहुँचे और साथ साथ में सरकार तक भी पहुँचे। ओके, थर्ड पॉइंट है यानी प्रेयर्स वगैरह या अपील वगैरह करते थे ये, ठीक है, अपीलें करते थे। तो उदारवादी हाथ जोड़कर अपनी मांगों को अपीलों तथा प्रार्थनाओं के जरिए सरकार के सामने वो पेश करते थे, क्योंकि वो विश्वास रखते थे गवर्नमेंट में, ठीक है, ब्रिटिशर्स में। तो लास्ट है प्रेस यानी छापा खाना। तो उदारवादी समाचार पत्र, जो भी पत्रिकाएं या छोटी बुक्स वगैरह जो भी किताबें होती हैं, उनके द्वारा अपनी मांगों को और सरकार तक जो है उनको पहुंचाना, तो अपनी बातों को उसके ज़रिए भी ये रखते थे। तो ये बात की हमने किसकी, उदारवादियों की, कि क्या इनके प्रिंसिपल्स थे, क्या इनके सिद्धांत थे, कैसे इन्होंने मेथड्स अपनाए थे, कौन सी इनकी विधियाँ थी जिसके ज़रिए ये ब्रिटिशर्स तक अपनी बातों को पहुंचाते थे, क्योंकि ये विश्वास भी इनमें बहुत ज़्यादा रखते थे। तो होप सो उदारवाद तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है उग्रवाद, ठीक है। तो उग्रवाद को हम थोड़ा बहुत इसको ऐसे ही जस्ट पढ़ लेते हैं, है क्या ये। तो उदारवाद से बहुत ही अपोजिट जो है वो है उग्रवाद, ठीक है। उग्रवाद ज़्यादा कैसे होते हैं, वो नरम तरीके से नहीं होते, वो गरम दल के भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो होप से पहले आपको ये उदारवाद समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो हम उग्रवाद को देखेंगे कि उग्रवाद क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे, या इनकी किस तरीके की आइडियोलॉजी है, किस तरीके की विचारधारा है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।